गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं डीएनए चैप्टर की पहली हेडिंग। आइए ध्यान से समझते हैं डीएनए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखें ध्यान से, डीएनए क्या है? यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है जिसे डीएनए कहते हैं। ठीक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, पर निर्भर करता है। डीएनए जो है कितना लंबा होगा यह डिपेंड करता है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो डीएनए होता क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक होता है। ठीक। डीएनए की लंबाई सामान्यतया इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर है। ठीक है। यह किसी भी जीव की विशेषता है। ठीक है। तो अलग अलग जीवों में न्यूक्लियोटाइड्स की नंबर्स जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं। ठीक है। जिससे डीएनए की लंबाई अलग अलग होती है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है। ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका रिलेशन किससे होता है? बेस पेयर से होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है। ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण। एक जीवाणुभोजी जिसका नाम है 5×174, जिसे 5×174 कहते हैं। इसके अंदर जो है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिले हैं। ठीक है। तो जो आपका एक बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी है, जिसका नाम है आपका 5×174, जिसके अंदर उसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के कितने नंबर्स हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। एक दूसरा जीवाणुभोजी है जिसे लैम्डा कहा जाता है, में 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका एक 5×174 बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वे हैं, ठीक है, 5386। जबकि एक दूसरा बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी है, जिसे लैम्डा कहा जाता है, इसके अंदर 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। अब आप देखो कि एस्चेरिया कोलाई में, ठीक है, 4.6×10⁶ क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है। तो एस्चेरिया कोलाई में आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ बेस पेयर है, क्षार युग्म की जो संख्या है वह है आपका 4.6×10⁶ क्षार युग्म। ठीक है। आइए मनुष्य में देखते हैं कितना होता है। तो मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3×10⁹ क्षार युग्म है। तो मनुष्य के अगुणित डीएनए में जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 3.3×10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है। तो यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, कि 5×174 में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? तो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने पाए जाते हैं? 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। एस्चेरिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो मनुष्य के, ठीक है, हैप्लॉइड डीएनए में, अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब जो है इस बहुलक की स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, का एक बहुलक होता है आपका डीएनए, उसका स्ट्रक्चर के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान से इसको समझें। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यह आपके पास डीएनए के भी पास होता है और आरएनए के पास होता है। जो आपके न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं, ठीक है, उनके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है। आइए हम उसके एक संक्षेप में उसके रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ा जाए। देखिए ध्यान से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अर्थात डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न प्रकार है। न्यूक्लियोटाइड, जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं उसके 3 घटक होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कौन कौन? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है
उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है इसके कितने पार्ट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन? ये पहला होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा होता है आपका पेंटोस शर्करा और तीसरा होता है आपका फास्फेट ग्रुप। ठीक है, आइए हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो आपका नाइट्रोजनी क्षार है वे 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जिनको प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स कहते हैं। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिन्हें प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स कहते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स में यह भी 2 प्रकार के प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जिनको ए और जी से लिखा जाता है। और आपका पायरिमिडिन जो है वह 3 प्रकार का होता है। पायरिमिडिन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं आपके, वे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिन्हें प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एडेनिन व ग्वानिन। पायरिमिडिन्स में कितने होते हैं? 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से। तो आपने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके कितने घटक होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा। ठीक है, पेंटोस शर्करा में अगर आप आरएनए लेंगे तो उसमें रिबोस होगा। पेंटोस शर्करा आरएनए में क्या होता है? रिबोस होता है, जबकि डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस होता है। पेंटोस शर्करा की अगर बात की जाए तो आरएनए के मामले में पेंटोस शर्करा कौन सा होता है? रिबोस होता है, और डीएनए में पेंटोस शर्करा कौन होता है? डीऑक्सीरिबोस होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षार आपने देखा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि पायरिमिडिन्स में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझें स्टूडेंट। साइटोसिन जो है डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। साइटोसिन जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, साइटोसिन, यह डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। जबकि जो थाइमिन है जिसे टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि थायमिन डीएनए में मिलता है। ठीक है ना, थाइमिन जो है किसमें पाया जाता है? डीएनए में मिलता है, ये आरएनए में नहीं पाया जाता है। थाइमिन जो है किसमें पाया जाता है? डीएनए में मिलता है। ठीक है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में क्या पाया जाता है? तो आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, देखें ध्यान से। प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन्स को प्यूरिन्स कहते हैं। पायरिमिडिन्स में क्या आते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। ठीक है, जबकि थाइमिन डीएनए में मिलता है। थाइमिन किसमें मिलता है? डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। थाइमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल जो है वह आरएनए में मिलता है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं यह जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, तो जो आपका नाइट्रोजनी क्षार हैं, जो आपके प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स हैं, यह नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़ते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़ते हैं नाइट्रोजनी क्षार, और जुड़कर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है ना, तो नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ठीक है, जैसे एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन। ठीक है, तो एडेनिन जो जुड़ेगा पेंटोस शर्करा से तो क्या बनेगा? एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन। ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोलिन। ठीक है, साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपके नाइट्रोजनी क्षार हैं वह नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे एडेनिन अगर जुड़ेगा तो एडेनोसिन बनाएगा। ठीक है, या डीऑक्सी एडेनोसिन बनाएगा।
ग्वानिन जुड़ेगा तो ग्वानोसिन या डीऑक्सीग्वानोलिन बनाएगा। साइटिडीन जुड़ेगा, ठीक है, साइटोसिन जुड़ेगा तो साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन बनेगा। और आपका यूरेसिल अगर जुड़ेगा तो यूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा, ठीक है, जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाता है तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब आपका फास्फेट से पहले क्या जुड़ता है, फास्फेट से पहले नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वे फास्फेट से जुड़ते हैं। और यह फास्फेट किससे जुड़ता है, तो जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के, ठीक है, 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाता है। ये किससे जुड़ता है, 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से फास्फेट समूह जाके जुड़ जाता है, तब क्या बनेगा, तब जो है संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फेट समूह जो है वह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाता है। फास्फेट जो है वह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। जब आपका क्षार जो है, नाइट्रोजनी क्षार जो है, वह नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। जब आपका नाइट्रोजनी क्षार, देखे ध्यान से, जब नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और जब यह फास्फेट समूह, ठीक है, जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ जाता है तब न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो आपका डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होगा वह जो उसमें उपस्थित शर्करा होगा उसके प्रकार पर निर्भर करेगा। ठीक, दो न्यूक्लियोटाइड्स 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वह 3 to 5 सिरे से जो आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3 to 5 इंड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो है 3 to 5 इंड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ेंगे जिससे डाई न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होगा। और इस तरह से जब कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 इंड कहते हैं, 5 किनारा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका बहुलक के राइबोज शर्करा का जो 5 किनारा होगा, जो राइबोज शर्करा का कौन सा इंड, 5 इंड, राइबोज शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है। ठीक है, 5 इंड पर क्या मिलता है, स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है। देखिए ध्यान से, यह आपका फास्फेट समूह है। ठीक है, जो फ्री रूप में आपके 5 इंड पर मिलेगा फास्फेट समूह स्वतंत्र किनारे पर। यह आपके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का स्ट्रक्चर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आप देख रहे हैं, यह एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका सुगर है, पेंटोज शर्करा है। ठीक है, पेंटोज शर्करा है। ठीक, यह आपका नाइट्रोजन क्षार है, एडेनिन। तो पेंटोज शर्करा से यह जो है आपका एडेनिन जो नाइट्रोजन क्षार है यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह इसका 5 इंड किनारा है जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पे फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। दूसरे सिरे पे आप देखें ध्यान से, हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहता है। दूसरे सिरे पे आप देखें, यह जो आपका शर्करा है, पेंटोज शर्करा है, उसके 3 इंड से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है। 3 इंड से हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, और इस पेंटोज शर्करा से आपका नाइट्रोजनी क्षार एक जुड़ा हुआ है।
ठीक है। इस तरह से पेंटोज शर्करा से एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा रहता है, ठीक है। इससे ग्वानिन जुड़ा हुआ है, इस पेंटोज शर्करा से थाइमिन जुड़ा हुआ है, इस पेंटोज शर्करा से एडेनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके एक सिरे पर आप देख रहे हैं 5 किनारा जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपका फास्फेट समूह मुक्त रूप से है, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा, ठीक है, राइबोज शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है। फास्फेट समूह किधर मिलता है? 5 किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है, ठीक है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 किनारा कहते हैं। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या कहेंगे? 5 किनारा कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में, तो ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर राइबोज मुक्त 3 हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा रहता है, ठीक है। राइबोज मुक्त 3 हाइड्रॉक्सिल समूह से यह दूसरा किनारा जुड़ा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि एक किनारा जो है वह स्वतंत्र फास्फेट समूह होता है जो 5 इंड पे होता है, और दूसरा किनारा जो है वह 3 इंड पर राइबोज मुक्त हाइड्रॉक्सिल समूह से वह जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3 किनारा कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के 2 किनारे होते हैं, एक होते हैं 5 किनारा, ठीक है, जहां फास्फेट समूह होता है, और एक होता है 3 किनारा जहां पे हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखे ध्यान से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा और फास्फेट से होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला का जो बेस होता है उसका निर्माण किससे होता है? शर्करा और फास्फेट से होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार का निर्माण शर्करा और फास्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वे सब शर्करा के अंश से जुड़े रहते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, यह शर्करा है, ठीक है, यह पेंटोज शर्करा है। इससे जो है आपका नाइट्रोजनी क्षार जो है वह जगह जगह पे आप देख रहे हैं जुड़े हैं। एक किनारा आपका 5 इंड है फास्फेट समूह, दूसरा किनारा जो आपका 3 इंड है जिसपे हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, ठीक है। तो यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का स्ट्रक्चर है आपका। अब ध्यान से देखें आरएनए में क्या होता है और डीएनए में क्या होता है, समझे ध्यान से। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के, आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की सेकेंड जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, ठीक है। तो आरएनए में आप देख रहे हैं कि आरएनए में एक एक्स्ट्रा हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की दूसरे पॉइंट पे सेकेंड जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, ठीक है ना। तो आरएनए में, डीएनए में नहीं होता है, लेकिन आरएनए में एक एक्स्ट्रा जो है आपका हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है, और वह कहाँ पाया जाता है? सेकेंड जगह पे, दूसरे स्थान पे पाया जाता है, ठीक है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की दूसरे जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, ठीक है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलता है। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है, ठीक है। थाइमिन का दूसरा नाम भी होता है जिसे 5 मेथिल यूरेसिल भी कहते हैं। 5 मेथिल यूरेसिल किसका नाम है? थाइमिन का दूसरा नाम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोसोम के सेकेंड जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह स्थित होता है, ठीक है। तो यह था आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना के बारे में। अब ध्यान से आगे समझें, बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है आपका। इतनी जो जानकारी जो है कहाँ से हमें मिली, देखें, फ्रेडरिक मेस्चर साइंटिस्ट हैं। फ्रेडरिक मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी, ठीक है। तो फ्रेडरिक मेस्चर ने 1869 में न्यूक्लियस में, केंद्रक में मिलने वाले जो अम्लीय पदार्थ हैं डीएनए की खोज की थी, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था। फ्रेडरिक मेस्चर ने ही, ठीक है, यह अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिन नाम रखा था, ठीक है। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था,
ठीक है। यह जो डीएनए है जो आपका केंद्रक में पाया जाता है, इसको अलग करना क्या है, कठिन है। केंद्रक से, ठीक है, केंद्रक से, न्यूक्लियस से डीएनए को निकालना क्या है, कई कठिन कार्य है, ठीक है। फ्रेडरिक मैस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। उसने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। और ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण, टेक्निकल हमारा सपोर्ट नहीं था वहां पे, तकनीकी कमियों के कारण अलग करना कठिन था, विलगित करना कठिन था, ठीक है ना। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तकनीकी कारणों से, ठीक है, केंद्रक से, न्यूक्लियस से डीएनए को अलग करना कठिन कार्य था। तो फिर इसकी स्ट्रक्चर की जानकारी कैसे हुई? तो जानकारी देखें ध्यान से कैसे हुई। तो वैज्ञानिक थे आपके मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे किया, ठीक है, के द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने डीएनए का एक्सरे किया, फोटो खींचा और उसको पब्लिश कराया, जिसे, ठीक है, उसके बेस पर, उसको देखते हुए, समझते हुए 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मॉरिस विल्किंस, रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा जो एक्सरे विवर्तन के आंकड़े दिए गए थे, उसके आधार पर उसको बेस बनाते हुए 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।